Khyati Vyas from JMP English Medium Saraswati Group of Education. Today I am conducting this session for grade 4. Subject is SS. We are discussing chapter number 8 and this is my session number 1 for this chapter. So kids, this is a new chapter that we are going to start today. This chapter's name is Our History. We are starting with Our History, chapter number 8. So as you all know, what is history? History means something that had happened in the past. History मतलब past के जो events है, past मतलब बहुत पुराने जमाने के जो events है, तो उसे history कहते हैं. So we are going to start something in which you will also learn regarding past. Past के बारे में आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा. So shall we start the chapter? Okay kids, it is given in page number 315 in your textbook. India has a glorious past. Glorious means बहुत बड़ा and बहुत अच्छा सुंदर past है इंडिया का. A wonderful history going back nearly 5,000 years. मतलब के बहुत अच्छी हिस्ट्री है इंडिया की. नियरली 5,000 साल पहले की सारी इंफॉर्मेशंस भी हमारे पास है. Our history is broadly divided into 3 periods. इंडियन हिस्ट्री को हम 3 अलग अलग सेक्शंस में 3 पार्ट में लर्न कर सकते हैं. फर्स्टली एंशिएंट पीरियड, दैट इज फ्रॉम प्री हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री से भी, जहां से हिस्ट्री स्टार्ट होती है उससे भी पहले का पार्ट से लेकर 700 सीई. सीई मतलब कॉमन इरा, जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का टाइम है उसे सीई कंसीडर करते हैं. तो प्री हिस्ट्री से 700 सीई तक का जो पीरियड है उसे हम एंशिएंट पीरियड कहेंगे. देन द मिडिवल पीरियड, मिडिल वाला पीरियड, दैट इज फ्रॉम 700 सीई टू 1750 सीई. ये 700 सीई से 1750 तक का पीरियड है, उसे हम मिडिवल पीरियड कहेंगे. देन द मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न का उसके बाद वाला जो है वो मॉडर्न है, दैट इज 1750 सीई ऑनवर्ड्स, मतलब वहां से बाद का जो भी पीरियड आता है 1750 सीई के बाद वाला, तो ये सारा का सारा है मॉडर्न पीरियड. Once again, ancient period, medieval period and modern period. ये 3 पीरियड्स में हम इंडिया की हिस्ट्री को सीख सकते हैं. Now, the ancient period, सबसे पहला पार्ट है ancient period, जो सबसे पुराना है, that is ancient period. Indus Valley Civilization. यहाँ पर अलग अलग सिविलाइजेशन मतलब क्या है? सिविलाइजेशन मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर फॉलोइंग सेम टाइप ऑफ कस्टम. तो उस टाइप के जो गैदरिंग्स रहने लगे तो उसे सिविलाइजेशन कहते हैं. सो इसमें एंशिएंट पीरियड में सबसे पहले आता है द इंडस वैली सिविलाइजेशन. नाउ लेट अस सी व्हाट इज इट. Historians or people who study history tell us that there was a very advanced civilization near the river Indus, now in Pakistan, in about 2500 BCE. हमारे जो historians है, historians मतलब they are the people who study about the history. These people are called historians. They tell that we had a very great civilization near river Indus, which is in Pakistan nowadays. So that was nearly 2500 years ago. 2500 साल पहले की ये बात है, जब रिवर इंडस, जो आज पाकिस्तान में है, यहाँ पर ये सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था. This was the Indus Valley civilization. इस सिविलाइजेशन को विच वॉज रिवर नियर द रिवर इंडस, जो सिविलाइजेशन थी उसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं क्योंकि ये इंडस रिवर के पास थी. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द हरप्पन सिविलाइजेशन. ये इंडस वैली सिविलाइजेशन को हरप्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है बिकॉज हरप्पा वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड फ्रॉम दिस सिविलाइजेशन.
क्यों हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है? क्योंकि हिस्टोरियंस ने जब इस सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कवर किया तब हड़प्पा नाम का जो सिटी था इस सिविलाइजेशन का, वो सबसे पहले हमें मिला। मोहेंजोदारो इज अनदर इम्पोर्टेंट सिटी विच वॉज डिस्कवर्ड इन दिस रीजन। सबसे पहले हड़प्पा नाम का सिटी मिला था एंड आफ्टर दैट मोहेंजोदारो नाम का दूसरा इम्पोर्टेंट सिटी जो इस सिविलाइजेशन का है वो हमने डिस्कवर किया। द इंडस वैली सिविलाइजेशन स्ट्रेच फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट इंडिया टू प्रेजेंट डे पाकिस्तान। ये कहां से स्टार्ट होता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन नॉर्थ वेस्ट इंडिया से स्टार्ट होता है एंड आज के जो पाकिस्तान का पार्ट है वहां तक का स्ट्रेच होता है। सो नॉर्थ वेस्ट इंडिया से पाकिस्तान। द इंडस वैली पीपल बिल्ड वेल प्लान सिटीज विच with important buildings such as the Great Bath in Mohenjo-daro and the Granary in Harappa. ये लोग जो थे वो बहुत स्मार्ट एंड स्किल्ड वर्कर्स थे, बहुत स्किलफुल थे, उनको बहुत सारी चीजें आर्ट एंड आर्किटेक्चर की भी आती थी, इसीलिए उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स भी कंस्ट्रक्ट किए थे, वेल प्लान्ड सिटीज बनाए थे, उनके सिटीज भी वेल प्लान्ड थे, उनके हाउसेस, उनके रोड्स, ये सारी की सारी चीजें बहुत ही वेल प्लान थी। और इनके जो बिल्डिंग्स इंपॉर्टेंट है उनमें एक है द ग्रेट बाथ जो मोहेंजोदारो में है, द ग्रेट बाथ। यहां पर आप पिक्चर भी देख सकते हो। सी आई एम ऑल्सो शेयरिंग अ पिक्चर ऑफ द ग्रेट बाथ। ओके, द ग्रेट बाथ एंड द ग्रैनरी इन हड़प्पा। और एक ग्रैनरी है जो हड़प्पा में पाई गई है। सी द ग्रैनरी। Okay. Seals, pottery, jewelry and other remains of this civilization that have been found tell us about the people who lived during this time, about their lives and the things they used. तो यहाँ पर सील्स अलग अलग पाई गई है। सील्स मतलब जो हम सील आज हमारे पास भी सील है ना, वो हैप्पी फेस वाली, वो सारी हम स्टैम्प्स जो लगाते हैं उसे सील कहा जाता है। तो उनके जमाने में भी सील्स थी, बट उन सील्स में अलग अलग निशानी होती थी। जैसे कि अगर उनका कोई राजा है तो उस राजा की फेस वाली, अगर कोई एनिमल फेस वाली होती है, कोई ट्री वाली होती है, तो ऐसे सील्स की। पॉटरी, वो अलग अलग मिट्टी के बर्तन बनाते थे तो अलग अलग पॉटरी है। देन ज्वेलरी, वो कौन सी ज्वेलरी मतलब गहने कौन से पहनते थे, ये सारी चीजें। इनसे हमें क्या पता चलता है कि पीपल उस जमाने में कौन रहते थे, किस तरह के इंसान रहते थे, हाउ डिड दे लिव, अबाउट देयर लाइव्स, कैसे जिंदा रहते थे, क्या खाते पीते होंगे, थोड़े बहुत आइडियाज उससे मिल जाते हैं। एंड द थिंग्स दे यूज्ड, और वो कौन सी चीजें यूज करते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें उनके सील्स, पॉटरी, ज्वेलरी, ये सारी चीजों से हमें पता चलता है। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द वैदिक एज। वैदिक एज ये एंशियंट पीरियड का एक एज माना जाता है। तो क्या है ये वैदिक एज? लेट अस स्टडी। अराउंड 1500 BCE, 1500 साल पहले, बिफोर द क्राइस्ट वॉज बर्थ, सम ट्राइब्स केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू इंडिया। सेंट्रल एशिया, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ एशिया, बट सेंट्रल एशिया से कुछ ट्राइब्स मतलब कुछ लोग वहां से ट्रैवल करके इंडिया में आए थे। दे वर कॉल्ड द इंडो आर्यंस। उन्हें हम इंडो आर्यंस कहते हैं। जो एशिया, सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए थे, उन ट्राइब्स को हम इंडो आर्यंस कहते हैं। दे ड्रोव अवे द पीपल ऑलरेडी लिविंग इन नॉर्थ इंडिया, whom they call दासास और दास्यूस। तो वहां पर वो लोग जैसे ही इंडिया में आए, इंडो आर्यंस जैसे ही सेंट्रल एशिया से ट्रैवल करके इंडिया के अंदर आए, तो उन्होंने क्या किया, जो नॉर्थ इंडिया है, इंडिया के ऊपर का हिस्सा नॉर्थ इंडिया, वहां के लोगों को वहां से भगा दिया। उन्हें वो दासा या दास्यूस कहते हैं। एंड सेटल्ड हियर, और खुद वहां पर रहने लगे। मतलब वहां पर जो लोग रहते हैं उन्हें दास
या दासियों कहते थे और उन्हें वहां से भगा दिया और खुद वहां पर रहने लगे। मतलब आप भी कभी कभी ऐसा करते हो ना, फाइट करते हो किसी के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, फ्रेंड को फाइट करके भगा देते हो और खुद फ्रेंड की जगह पर बैठ जाते हो। तो इस तरह उन्होंने भी, इंडो आर्यंस ने क्या किया, नॉर्थ इंडिया में एंटर करके नॉर्थ इंडिया के ऑलरेडी जो रहने वाले लोग थे उनको वहां से भगा दिया और खुद वहां पर रहने लगे। द आर्यंस ग्रू क्रॉप्स एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। आर्यंस क्या करते थे, क्रॉप्स को ग्रो करते थे और एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे। डोमेस्टिकेट करना मतलब क्या, एनिमल को इस तरह से ट्रेन करना कि वो इंसान की बातें मानने लगे। इसे, इस टाइप की ट्रेनिंग को डोमेस्टिकेट करना कहते हैं। सी इट इज गिवन इन द कीवर्ड। डोमेस्टिकेट मीन्स मेक अ वाइल्ड एनिमल यूज टू लिविंग विथ और वर्किंग फॉर ह्यूमन बींग। उसे ह्यूमन बींग्स के साथ रहने के लिए और ह्यूमन बींग्स का काम करने के लिए ट्रेनिंग देना, इस चीज को हम डोमेस्टिकेट करना बोलते हैं। ओके, सो दे ग्रू क्रॉप्स, द आर्यंस ग्रू क्रॉप्स and they domesticated animals. They performed open air ceremonies and sacrifices. Open air ceremonies मतलब खुले मैदान में कोई ना कोई सेरेमनी, पूजा ये वो होते थे। एंड sacrifices, कुछ ना कुछ sacrifice, बलि देना ये वो, ऐसी sacrifices को भी वो परफॉर्म करते थे। As the Vedas were written at this time, this period is also called the Vedic age. क्योंकि इस टाइम में वेदास मतलब भगवान के जो पुस्तक होते हैं वो लिखे जाते थे, इसलिए इस पीरियड को वैदिक एज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वैदिक एज। व्हाई, बिकॉज वेदास वेर रिटन एट दिस टाइम। अ नंबर ऑफ अदर बुक्स सच एज द एपिक्स, दैट इज द रामायण एंड द महाभारत एंड द उपनिषद्स वेर ऑल्सो रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। एपिक्स, एपिक्स का मतलब क्या है, ये एक पोयम या कवन कहा जाता है, बट बहुत बड़ा होता है। ये बहुत बड़ी बड़ी कविताएं होती है, तो इसे हम एपिक कहते हैं। ये रामायण, महाभारत, ये सारी अगर आपने देखी हो तो वो एक बहुत बड़ी पोयम्स है, बहुत बड़े ग्रंथ है, तो इसलिए इन्हें एपिक्स कहा जाता है। तो नंबर ऑफ अदर बुक्स सच एज द एपिक्स, सिर्फ वेदास को नहीं लिखा जाता था, उसके अलावा रामायण, महाभारत, उपनिषद ये भी लिखा जाता है। उपनिषद भी क्या है, अलग अलग टीचिंग्स है लोगों के लिए कि क्या करना है, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, हाउ कैन यू बिकम अ गुड पर्सन, हाउ यू आर नॉट अ गुड पर्सन। All these things are written in those books. These books tell us lot about people of this time. इन books में उस जमाने के people के बारे में बहुत सारी information हमें मिलती है। Powerful kings और राजास ruled with the help of the Purohitas or the royal priest and the Senani or the commander of the army. तो राजाज रूल करते थे, महाराज, किंग, वो रूल करते थे और उनकी हेल्प के लिए कौन थे, पुरोहित। पुरोहित मतलब प्रीस्ट, जो भगवान की पूजा करते हैं उसे पुरोहित कहते हैं। तो पुरोहित थे मतलब के प्रीस्ट थे। देन सेनानी, सेनानी मतलब कमांडर ऑफ द आर्मी। राजा के पास आर्मी होती है ना, बहुत सारे सोल्जर्स, तो उसका जो लीडर होता है, कमांडर होता है, उसे सेनानी कहते हैं। तो ये सेनानी है, फिर पुरोहित है, ये सारे लोग राजा की हेल्प करते हैं और इस तरह से राजा अपने देश को अच्छे से चलाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वर अ नंबर ऑफ जनपदास और स्मॉल किंगडम्स इन नॉर्थ इंडिया। इस टाइम में, वैदिक एज में, नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे जनपदास थे। जनपदास मतलब क्या है, जनपदास और स्मॉल किंगडम्स, ये छोटे छोटे किंगडम्स है, छोटे छोटे राज्य, बहुत बड़े नहीं थे, छोटे छोटे एरिया में वो लोग अपने अपने राजा को सिलेक्ट करके वहां पर राज चलाते थे। लेटर मोस्ट ऑफ देम वेर कॉन्कर्ड बाय द रूलर्स ऑफ मगध।
which became one of the most powerful kingdom in North India. फिर धीरे धीरे ये छोटे छोटे जनपदास जो है वो रूलर्स ऑफ मगध के राजाओं ने उन्हें हरा कर ये सारे किंगडम्स अपने कंट्रोल में कर दिए और खुद वहां के नॉर्थ इंडिया के सबसे पावरफुल किंगडम में एक बन गए। कौन? किंगडम ऑफ मगध के राजा। नेक्स्ट, अलेक्जेंडर्स इन्वेजन। अब हम सीखेंगे अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बारे में। अलेक्जेंडर नाम का एक आदमी था, वो जब इंडिया के अंदर आया तब क्या हुआ। इन 326 BCE, 326 BCE मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, अलेक्जेंडर द रूलर ऑफ मैसेडोनिया इन ग्रीस अटैक्ड इंडिया। तब के जमाने में अलेक्जेंडर नाम का एक आदमी था, हु वाज रूलर ऑफ मैसेडोनिया इन ग्रीस। ग्रीस में मैसेडोनिया नाम की एक जगह है, वहां का राजा था अलेक्जेंडर। उसने इंडिया के ऊपर अटैक किया। अटैक मतलब लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए आया। ही डिफीटेड किंग पोरस ऑफ पंजाब बट वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विथ पोरस ब्रेवरी। उसने पोरस जो पंजाब के राजा थे उनको हरा दिया, बट हराने के बावजूद पोरस की जो हिम्मत थी उसके बारे में वो बहुत इम्प्रेस हो गए थे, वो बहुत खुश हो गए थे पोरस की हिम्मत को देखकर। Alexander had to go back as his soldiers were very tired of fighting. अब अलेक्जेंडर युद्ध करने के बाद रिटर्न चले जाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उसके जो सोल्जर्स थे, उसके सेनानी, वो बहुत थक गए थे लड़ाई के बाद। He died on his way home in 323 BCE. और जब वो रिटर्न जा रहे थे घर, तब रास्ते में ही उनकी डेथ हो गई 323 BCE में। नेक्स्ट, ये था अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बारे में। नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट द मौर्यंस। मौर्यंस के बारे में बात करते हैं। मौर्यंस कौन है? इन 321 BCE मतलब बिफोर द कॉमन ईरा, चंद्रगुप्त मौर्य बिकेम द रूलर ऑफ मगध। 321 BCE में चंद्रगुप्त जो मौर्य, ये मगध के राजा बने थे, रूलर बने थे। मगध के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि जनपदास को हराकर मगध एक पावरफुल किंगडम बन गया था नॉर्थ इंडिया में। अब 321 BCE में चंद्रगुप्त मौर्य इस मगध का रूलर बना। ही फाउंडेड न्यू एम्पायर, द मौर्यन एम्पायर, और उसने अपना न्यू एम्पायर द मौर्यन एम्पायर बनाया विद द हेल्प ऑफ हिज एडवाइजर कौटिल्य। किसकी मदद से? उसके एडवाइजर, उसको जो सलाहकार होता है ना, उसे एडवाइजर कहते हैं, जो राजा को सलाह देता है। तो उसका सलाहकार था कौटिल्य। उसकी मदद से अपना नया एम्पायर, दैट इज द मौर्यन एम्पायर, वो उसने स्टार्ट किया। लेटर हिज ग्रैंडसन मतलब उसके बेटे का बेटा, जिसको हम ग्रैंडसन कहते हैं। सन मतलब बेटा, ग्रैंडसन मतलब बेटे का बेटा। तो यू आर ग्रैंडसन टू योर ग्रैंडफादर। आपके ग्रैंडफादर अगर है तो आप उनके ग्रैंडसन लगते हो। क्लियर? सो लेटर हिज ग्रैंडसन अशोका बिकेम द एम्परर। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका ग्रैंडसन अशोका जो है वो वहां का एम्परर मतलब राजा बना। अशोका वॉज अ ब्रेव रूलर। वो भी बहुत ही ब्रेव, बहुत ही शक्तिशाली, बहादुर रूलर था। ही फॉट अ वॉर अगेंस्ट किंगडम कॉल्ड कलिंगा। अशोका ने कलिंगा नाम का एक किंगडम था, उसके अगेंस्ट एक वॉर मतलब लड़ाई लड़ी थी, युद्ध किया था। However, he became so upset by the bloodshed and loss of the life that he did not fight any wars after that. मगर
वो लड़ाई जो कलिंगा से अगेंस्ट उन्होंने लड़ी थी अशोका ने, उसके बाद जो ब्लडशेड, मतलब जितना खून उन्होंने देखा, जो भी लाइफ का लॉस हुआ, जितने लोग मर गए, जितनी लाइफ लॉस हुई, उन सारी चीजों को देखकर किंग अशोका इतने अपसेट हो गए कि उन्होंने बाद में वॉर करना ही छोड़ दिया। ही स्टॉप्ड वॉर्स। ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म एंड हेल्प स्प्रेड इट इन इंडिया एंड अदर एशियन कंट्रीज। और बाद में उन्होंने बुद्धिज्म को फॉलो करना स्टार्ट किया और उसका प्रचार भी इंडिया और बाकी के एशियन कंट्रीज में बुद्धिज्म का प्रचार करने लगे, बुद्धिज्म के बारे में सिखाने लगे, लोगों को समझाने लगे कि क्या बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म क्यों अच्छा है, कैसे रहते हैं, फाइटिंग नहीं करते, ये सारी चीजें। अशोका गॉट मेनी रॉक्स एंड पिलर्स इंस्क्रिप्शन रिटन and put up in different parts of his empire so that the people could read his message on them. अशोका ने बहुत सारे pillars and rock inscriptions, pillars मतलब बड़े बड़े जो स्तंभ होते हैं वो पिलर है। See, I am sharing a picture of the Ashokan pillar in New Delhi. ये है पिलर, बड़ा सा पोल जैसा होता है, ओके, स्तंभ जैसा, मगर इसमें उन्होंने कार्व करके कुछ मैसेजेस लिखे हैं। तो उन्होंने पिलर्स एंड रॉक्स को लगाए अपने एम्पायर में, जिसमें उन्होंने बुद्धिज्म के बारे में बहुत सारे मैसेजेस लोगों को दिए। और ये क्यों किया था? ताकि बुद्धिज्म का स्प्रेड हो हर जगह पर। नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट द गुप्तास। अब हम द गुप्तास के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर द मौर्यंस के बाद the Guptas ruled over India in the 4th and 5th century CE. 4th and 5th century CE में गुप्ताज ने इंडिया के ऊपर रूल किया। They were very powerful rulers and India became a rich country under them. वो बहुत पावरफुल रूलर्स थे और इनके अंडर में इंडिया एक बहुत ही रिच कंट्री बन गया। इंडिया के पास बहुत सारा पैसा आ गया। Some historians call this period as the golden age of ancient India. और कुछ लोग इस टाइम पीरियड को गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया कहा जाता है, क्योंकि तब इंडिया के पास सबसे ज्यादा पैसे थे वर्ल्ड में। आर्ट एंड कल्चर मेड प्रोग्रेस। इंडिया में आर्ट एंड कल्चर भी बहुत अच्छे से ग्रो होने लगा था। बहुत सारे आर्टिस्ट, इंडिया का कल्चर बेस्ट कल्चर माना जाता है, आज भी माना जाता है। सो ऑल दिस वाज इन प्रोग्रेस। साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड ग्रामर ऑल्सो डेवलप्ड। यहाँ पर ऐसे सारे सब्जेक्ट्स भी धीरे धीरे डेवलप होने लगे थे इंडिया में। दिस वॉज रिगार्डिंग द गुप्तास। ये था गुप्तास के बारे में। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ हाइलाइट्स है, इनके बारे में डिटेल स्टडीज भी आगे आपको आएंगी। सो इन दिस सेशन आई एम एंडिंग टिल दिस पार्ट, दैट इज द गुप्तास। इन टुडेज सेशन वी लर्न रिगार्डिंग द डिफरेंट पीरियड्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, दैट इज द एंशिएंट पीरियड, द मिडिवल पीरियड, द मॉडर्न पीरियड। देन वी हैड अ टॉक अबाउट द एंशिएंट पीरियड। एंशिएंट पीरियड में हमने अलग अलग सीखा, कौन कौन सा था? द फर्स्ट वन वाज द वैदिक एज, देन वी टॉक्ड अबाउट अलेक्जेंडर्स इन्वेजन, देन वी टॉक्ड अबाउट द मौर्यंस एंड लास्टली वी टॉक्ड अबाउट द गुप्तास। तो ये सारी चीजें हमने आज के सेशन में कवर कर ली है। इन नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट विद द मिडिवल पीरियड। द मिडिवल पीरियड से हम नेक्स्ट सेशन में लर्न करना स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आज का आपका वर्क ये है कि आप जहां तक मैंने एक्सप्लेन किया है वीडियो में, वहां तक की टेक्स्ट बुक में से चैप्टर को पढ़ोगे एंड यू विल ऑल्सो रिकलेक्ट द प्रोनाउंसिएशन व्हाट आई हैड टॉक्ड इन द वीडियो। वीडियो में जो प्रोनाउंसिएशन मैंने किया है वही प्रोनाउंसिएशन के साथ रीड करने की प्रैक्टिस करोगे। ओके, दैट इज द टास्क गिवन टू यू। नाउ योर होमवर्क इज अ PDF which is fill in the blanks based, जिसके आंसर्स आपको ऑलरेडी हेल्प बॉक्स में दिए गए हैं।
You can find the answers through textbook or through the video. You can also discuss the answer with your friends and also clear the doubts with your parents, or you can contact me. Hope you will complete your work and you will complete your book with good handwriting, no spelling mistakes. Okay? So see you next lecture. Bye.